सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। व्यूवर्स, पार्लियामेंट किसे कहते हैं? पार्लियामेंट मुकद्दस क्यों समझा जाता है? पार्लियामेंट में ये जो लोग आके बैठते हैं मुंतखब होके, आखिर ये क्यों बैठते हैं? पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पेश आती है? या पार्लियामेंट का टू कट शॉर्ट में आपसे पूछूंगी मकसद क्या होता है, या पार्लियामेंट में किसके लिए बात की जाती है? जहां तक हम पार्लियामेंट को समझते हैं कि पार्लियामेंट मुकद्दस क्यों समझा जाता है, तो शायद मेरी वजह से और आपकी वजह से। यहाँ पे जो लोग जाते हैं इसी आवाम की वजह से जाते हैं और वहाँ बैठने वाले लोग भी वही होते हैं जिनको यही आवाम यानी आप और मैं, हम सब मुंतखब करके वहाँ भेजते हैं। पार्लियामेंट को मुकद्दस इसलिए समझा जाता है कि वहाँ बैठे हुए नुमाइंदगान रोज़ की बुनियाद पर कोशिश करते हैं कि अवाम के मुस्तकबिल को बेहतर आखिर कैसे बनाया जा सकता है। पार्लियामेंट का मकसद अवाम से शुरू होकर अवाम पर ख़त्म हो जाता है। अगर मैं कह दूं तो शायद गलत नहीं होगा, आप लोग सेकंड करेंगे मेरी बात को। पार्लियामेंट को अवाम के टैक्स के पैसों से चलाया जाता है। पार्लियामेंट में मुल्क की सलामती और मुल्क की बेहतरी के लिए बात की जाती है और कानून साजी की जाती है। लेकिन हर जमहूरी रियासत की अगर हम बात करें, जहाँ भी पार्लियामेंट मौजूद होता है, नाज़रीन अब ज़रा गौर से सुनिएगा, जमहूरी रियासत की अगर हम बात करें जहाँ पार्लियामेंट मौजूद होता है, उसमें मौजूद आवाम की जानिब से मुंतखब किए जाने वाले तमाम नुमाइंदगान सिर्फ़ और सिर्फ आवाम और किसके लिए सोचेंगे? मुल्क के फ़ायदे के लिए बात करेंगे, मुल्क के फ़ायदे के लिए आइडियाज़ सोचेंगे, कानून साजी करेंगे। या अगर मैं कह दूं कि उनकी ड्यूटी में शामिल होता है मुल्क के लिए सोचना, आवाम के लिए सोचना, या उनकी ड्यूटी ही ये होती है, वो इसी मकसद के लिए पार्लियामेंट में होते हैं। इसीलिए तमाम जो नुमाइंदगान हैं जो ऐवान में जाते हैं, जिनको अवाम मुंतखब करके पार्लियामेंट में भेजते हैं, मैं बार बार बता रही हूँ आप और हम इनको भेजते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में हर अच्छी चीज़ का गलत इस्तेमाल किया जाता है। ओहदों का गलत इस्तेमाल किया जाता, वजारतों का गलत इस्तेमाल किया जाता रहा, कानून का गलत इस्तेमाल किया जाता रहा, पेशों का गलत इस्तेमाल किया जाता रहा, अवाम के पैसों का भी गलत इस्तेमाल किया जाता रहा और पार्लियामेंट का गलत इस्तेमाल ना किया जाता। ऐसा कैसे हो सकता था? पार्लियामेंट का भी गलत इस्तेमाल किया जाता रहा। मुझे एक बात बताइए ज़रा, ये जो तमाम लोग आज इस मुकद्दस पार्लियामेंट में बैठे हैं, बुराजमान कह दूँ गलत नहीं होगा, इनकी शनाख्त क्या है? किससे है? आपसे है, मुझसे है, हमसे है। इनका ओहदा आप लोगों ने इनको दिया, हमने दिया। इनकी मुराद अवाम की दी हुई हैं। इनको मैंडेट हम सब ने यानी अवाम ने, वोटर ने दिया। जो वोटर है, जो इनको वोट देता है, इन पे एतमाद करता है, इनको इस काबिल किसने बनाया? अवाम ने बनाया। किस काबिल? अब सुनिएगा ज़रा, इनको इस काबिल हमने बनाया, खुद को वज़ीर या अंग्रेज़ी में मिनिस्टर कह दें, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, ऑपोजिशन लीडर कह सकें, अवाम के बगैर इनमें से किसी एक की जुर्रत हो सकती थी कि इस मुकद्दस पार्लियामेंट में बैठकर पूरी जो वहाँ पे अयाशियाँ कर सकें, वहाँ पे बैठ के ठंडी हवा के मज़े ले सकें और गरम गरम समोसों के मज़े लेते रहें? इनकी ज़रा भी जुर्रत ना होती। होना तो ये चाहिए था कि फिर इन लोगों को अगर ये वहाँ चले गए थे तो दिन रात 24 घंटे ये अवाम की खिदमत में सर्व कर देते, खिदमत में गुजारते। और होना ये भी चाहिए था कि इस पार्लियामेंट से यकजहती की आवाज़ निकलती, यकजहती की आवाज़ बुलंद होती। होना यह भी चाहिए था कि इस पार्लियामेंट में सिर्फ और सिर्फ कानून साजी और मुल्की मुफाद पर बात की जाती। लेकिन बदकिस्मती से इस ऐवान, इस पार्लियामेंट का भी गलत इस्तेमाल किया जाता रहा। जो अवामी नुमाइंदगान वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो बन चुके थे, उन्होंने पार्लियामेंट को अपनी जागीर समझ लिया। उन्होंने अवामी मसाइल से ज़्यादा अपने झगड़ों पर फोकस किया। पार्लियामेंट के ज़रिए ऑपोजिशन ने हुकूमत को और हुकूमत ने ऑपोजिशन को, कहते हैं ना वाइस वर्सा, ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी कमेटियां बना दी गई,
जिन के बनने का मकसद क्या होता था, इजलास होते थे और बेमकसद इजलास होते थे और करोड़ों रुपए उन पर खर्च होते थे, फ़ायदा ज़ीरो, सिफर, अंडा, नताइज ज़ीरो, रिजल्ट्स ज़ीरो। छोटे इशूज़ पर कई घंटे इस पार्लियामेंट के ज़ाया किए गए बहस में। लोग करप्शन के मुकदमात जो होते हैं उसका दिफा इसी पार्लियामेंट के फ्लोर पर आके करते रहे। कितनी ज़्यादती है ये वोटर के वोट के साथ। क्यों? क्या ये आराइशें, आसाइशें अवाम ने इन लोगों को इसलिए दी थी कि ये लोग पार्लियामेंट जाने का मकसद ही भूल जाएं, यानी वोट लेने के बाद भूल जाएं कि ये इलेक्ट या मेंबर यहाँ के इस मुकद्दस ऐवान के क्यों बने? ये कहलवाते हैं जी मेंबर नेशनल असेंबली, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली। ये वहाँ पे जब मेंबर बन के जाते हैं इसलिए जाते हैं कि ठंडी हवाएं और गर्म समोसों को एंजॉय करें या गर्म चाय की प्यालियों को एंजॉय करें? क्या ये लोग इसलिए पार्लियामेंट का हिस्सा बने थे कि आपके मसाइल हल ना करें बल्कि अपने मसाइल हल करें, अपनी मरात और अपनी ख्वाहिशात, अपने ख्वाबों में मज़ीद इजाफा करें, अपने ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करें? पार्लियामेंट में जिस पर सबसे ज़्यादा बात की जाती थी, जिसके लिए बात की जानी चाहिए थी, जो पार्लियामेंट जाने का मकसद था, मैं अगेन बार बार आपको बता रही हूँ वो क्या था? ये मुल्क और अवाम की भलाई, मुल्क का मुफाद, अवाम का फ़ायदा, मुल्क, अवाम, अवाम, अवाम। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि ये मुकद्दस इदारा भी हमारे और आपके इलेक्टेड नुमाइंदगान ने अपने लिए, सिर्फ अपने लिए मुख्तस कर लिया है। इसकी एक मिसाल अभी हाल ही में देखने में आई जब स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी साहब को नैब ने गिरफ्तार किया और उसके रद्द अमल में हमने देखा कि पूरी सिंध हुकूमत ने, क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, वावेला मचा दिया। वावेला करेक्ट टर्म होगी, यहाँ पे फिट बैठेगी। और मेरा सिंपल सवाल इन लोगों से ये है कि आपको किसने हक दिया था कि पार्लियामेंट को आप लोग हॉस्टेज करें? आपको किसने हक दिया था कि पार्लियामेंट में जाके कह दें कि पार्लियामेंट अब ये नहीं चलेगी कार्रवाई, इसको रोक दिया जाए? आपको किसने हक दिया था कि आप अवामी मसाइल छोड़कर एक स्पीकर के गिरफ्तार होने पर इतना शदीद रद्द अमल दें कि लगे कि स्पीकर सिंध असेंबली गिरफ्तार नहीं हुआ, जबकि ऐसे लगे जैसे शायद भारत ने जंग का आगाज कर दिया? इतना वेला मचाया आप लोगों ने। किसने आपको हक दिया था कि ज़बरदस्ती का आप शोर मचाएं उस पार्लियामेंट में जिसमें मुंतखब करने वाली आवाम थी आपको भेजने वाली? बिल्कुल आप लोगों को यह हक हमने नहीं दिया, ये इजाज़त हम लोगों ने आपको नहीं दी। तमाम अफराद को इजाज़त दी गई थी कि पार्लियामेंट में जाएँ, मेरे और आपके मुस्तकबिल के लिए जाएं, इसको रोशन करने की कोशिश करने के लिए जाएं, कानून साजी करने के लिए जाएं। ये पार्लियामेंट अगर मुकद्दस है तो मेरे और आपके नाजरीन यानी हमारे, हम तो एक है ना, तो मैं और आप क्या, हम सब हमारे वोट की वजह से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें बैठे हुए अफराद जो मर्जी करें, जो दिल में आए वो बात करें, जो इनका दिल चाहे वो फैसले करें, जो दिल चाहे उस बारे में डिबेट करें और जिस टॉपिक को चाहे उसको निगलेक्ट कर दें, अवाम को निगलेक्ट कर दें। इस पार्लियामेंट में जाकर हमारी बात करने के लिए, हमारी बात के बारे में हमारी बात से रिलेटेड, हमारे मसाइल से रिलेटेड आवाज़ तो उठाने को तैयार ही नहीं होते। वहाँ पे भी जाके जो हरकत करते हैं सिर्फ अपने मतलब की बात करते हैं। जहाँ पे अपनी दिल आज़ारी होती है उस पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जहाँ पे अपनी अना, अपनी इज्जत नफ्स मजरू होती है उस पॉइंट पे वावेला मचाते हैं, शोर मचाते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं, कहते हैं जी कार्रवाई आगे बढ़ ही नहीं सकती, हम यहाँ से चले जाते हैं, जिसको मैं कहती हूँ कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग। अक्सर ऑपोजिशन जब हुकूमत को टफ टाइम देना चाहती है या इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहती है तो क्या कहते हैं जी, हम वॉकआउट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ बैठ के भी उन्होंने करना तो कुछ भी नहीं था। मौला बख्श आंडियो साहब कुछ कह रहे हैं, ज़रा ये मुलाहिजा कीजिए और ये जीती जागती मिसाल है उन बातों की जो मैंने अभी की। तो मौला बख्श आंडियो साहब, किस असेंबली की बात आप कर रहे हैं? सिंध असेंबली में 10 साल से आगा सिराज दुरानी साहब बैठे थे। आगा सिराज दुरानी साहब की गिरफ्तारी पर सिंध असेंबली का वकार, आप क्या कहते हैं, मजरू हो गया। कौम इस असेंबली को इसलिए इज्जत नहीं देती कि स्पीकर आगा सिराज दुरानी साहब हैं, बल्कि इस असेंबली को इज्जत इसलिए दी जाती है कि यहाँ पर पाकिस्तान की करारदाद पेश हुई कानून साज असेंबली है। और मैं मस्जिद के बारे से बात करना चाहूँगी कि मस्जिद का वकार के बारे में बात की जाती है कि मस्जिद का वकार कायम रहना चाहिए, लेकिन जिन मसाजिद से
फ़िरक़ों का प्रचार हो। ज़रा गौर से सुनिएगा, जिन मसाजिद से फ़िरक़ों का प्रचार हो उन मसाजिद को गिराने का हुक्म खुद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। नफ़रतों जिन मसाजिद से उठना शुरू हो जाए नफ़रतों की आवाज़ें, वहाँ के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। सिंध असम्बली के वक़ार को अगर हम बात करें वक़ार के हवाले से, उसकी इज़्ज़त का ख्याल आप लोगों का फ़र्ज़ है। आप लोग इज़्ज़त के ख्याल की बातें करते, प्रैक्टिकली आप लोगों ने क्या किया सिंध असम्बली में पिछले 10 सालों से? मैं अगर बात करूँ, आप लोग 10 सालों से बैठे हुए। 10 साल का मतलब होता है डिकेड। डिकेड का मतलब पता है कि 10 साल, 1 साल की बात नहीं हो रही। मौला साहब, मौला बख्शांडियो साहब, आगा सिराज दुरानी साहब की गिरफ्तारी होती है। आप लोगों ने किस लिए इतना शोर मचाया? दोबारा मैं पूछूंगी, किस लिए इतना वावेला मचाया? शोर तो छोटा लफ्ज़ है आप लोगों के लिए, वावेला मेरे ख्याल से बेहतरीन वर्ड है। आगा सिराज दुरानी साहब कौन है? क्या कर दिया था उन्होंने अवाम के लिए? बात कर लेते हैं। सिंध के लिए क्या कारनामे सर अंजाम दिए उन्होंने, क्या कुर्बानियां हैं उनके क्रेडिट में सिंध के लिए, क्या किया उन्होंने सियासत में, कौन से मसाइब, कौन सी सोबतें बर्दाश्त की उन्होंने सिंध असम्बली के स्पीकर की कुर्सी तक पहुंचने के लिए, कुर्सी पे बैठने के बाद। आगा सिराज दुरानी साहब हो या मौला बख्शांडियो साहब आप हो, या आपके आसिफ अली जरदारी साहब हो, या फरियाल तालपुर साहिबा हो, आप लोग खुद को कोई वली अल्लाह ना समझें, समझना छोड़ दें। कुछ नहीं किया आप लोगों ने मुल्क के लिए। आगा सिराज दुरानी साहब ने सिंध के अवाम के लिए या इस मुल्क के लिए कोई गैर मामूली खिदमत अंजाम नहीं दी। मैं अल्लाह कहती हूँ ये बात। 10 साल से एक शख्स इस स्पीकर सिंध असम्बली की कुर्सी से चिपका हुआ है, कुर्सी पर बैठा नहीं हुआ, चिपका हुआ है। किस लिए? ये उस शख्स की जागीर है। अगर वो करप्शन करेगा तो उस पर हाथ नहीं डाला जाएगा। क्यों नहीं डाला जाएगा? ये पार्लियामेंट अवाम के पैसों से चलता है। मौला बख्शांडियो साहब, आप लोग सबसे पहले खुद जवाब दे हैं। किसको? इस कौम को, वोटर्स को, जिन्होंने आप पर एतमाद करा। आपने उनके एतमाद के साथ खेला, जी भर कर खेला, ठेस पहुंचाई। आप लोग सबसे पहले तमाम लोगों को, पूरी कौम को जवाब दे हैं। अच्छा नाज़रीन, आगा सिराज दुरानी साहब, अगर उनकी बात करूं, उनके इशू पर हमने देखा कि इतनी हाइप दी गई, इतनी ज़्यादा हाइप दी गई, इतना शोर मचाया गया। और जो इस तरह के लोग करप्शन की दास्तानें रकम करते हैं, इसमें गलती किसकी है? शायद मेरी और आपकी है। ये आगा सिराज दुरानी साहब जैसे अफराद कुर्सी को जब अपनी मलकियत समझना शुरू कर देते हैं और उनको लगता है कि शायद उनकी बेगमात जहेज़ में कुर्सियाँ लेकर आई हैं और हमेशा रहती दुनिया तक, जब तक ये दुनिया में, तब तक ये कुर्सी को चिपके रहेंगे। जब इनको कुर्सी मिल जाती है तो इनका जमहूरी रवैया कौन सा हो जाता है? बादशाहत वाला हो जाता है, बादशाहत में तब्दील हो जाता है। और बिल्कुल देर नहीं लगती इनको खुद को बादशाह समझने में। और यही आगा सिराज दुरानी साहब ये हरकत वो भी करते रहे, इनमें से बहुत से लोगों जैसी हरकत करते रहे। छोटा सा आपको क्लिप दिखाते हैं जिसमें आपको बाकायदा नज़र आएगा कि मैं जो बात कह रही थी वो बिल्कुल ठीक थी, कि खुद को बादशाह ये लोग कैसे समझते हैं। आगा सिराज दुरानी साहब का क्लिप रज़ा चलाइएगा। तो जी खान साहब जो हैं, इन्होंने करारदाद पेश की थी और अली रज़ा आबिदी के कातिलों की गिरफ्तारी की। लेकिन क्योंकि आगा सिराज दुरानी साहब को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने बात बर्दाश्त नहीं की, तो उन्होंने कहा कि आपने इजाज़त नहीं ली, आप इजाज़त लेना भूल गए हैं। और आपने उनको क्या किया कि बीच में रुकवा दिया और उन्होंने कहा कि इजाज़त लो, फिर दोबारा से पढ़ो। इस छोटी सी बात में नाजरीन आपने देखा कि बादशाही वाला रवैया आपको नज़र आ गया होगा। इस छोटे से वाक़ये ने एक बड़ा पैगाम ये दिया है कि बात हो रही थी किसकी? किसी के कत्ल के हवाले से, लेकिन इसको भी रुकवा कर इजाज़त लेने को कहा गया। और क्या जी, बादशाह सलामत ने कहा कि आपकी क्या जुर्रत कि आप इजाज़त लिए बगैर ये बात कर रहे हैं। और एक शख्स के कत्ल की मुज़म्मती करारदाद पढ़ने पर भी ये वो कल्चर है जिसकी वजह से आज हम तमाम अवाम पिस रहे हैं। और ये ज़रूरत से ज़्यादा जो आपने शोर देखा था, यही वो कल्चर है जिसकी वजह से आज सिंध वीरान हो रहा है। ये लोग करते क्या हैं? इन्होंने किया क्या सिंध के लिए? महरूमियाँ ही पैदा की हैं। 10 साल हो गए, डिकेड। आगा सिराज दुरानी साहब को स्पीकर सिंध असम्बली की कुर्सी पर झूला झूलते हुए, और उन्होंने कौन से बड़े काम कर दिए, उन्होंने कौन से ऐसे मार्के मार दिए। अगर हम बात करें कौन सा ऐसा मुआहदा पीपल्स पार्टी के साथ है इनका कि हर दौर में सिंध असम्बली के स्पीकर ये बन जाते हैं? क्या ऐसा जो फ़ायदा है, जो ये फ़ायदा करते दिखाई देते हैं, तो कोई फ़ायदे वाली बात ही होगी। ये जरदारी साहब का सिंध असम्बली में जब ये आके बैठते हैं, सिंध में सिवाय आगा सिराज दुरानी साहब के कोई स्पीकर नहीं हो आया। इसका मतलब यही कि शायद ये जरदारी साहब के बड़े मंजूर नज़र है। क्यों होंगे मंजूर नज़र? ये मेरे ख्याल से अवाम भी बड़ी इंटेलिजेंट है, खुद ही समझ जाएगी। ये बादशाहत है,
اور یہ ان کی چل رہی ہے، لیکن اب بس اب نہیں چلے گی۔ آغا سراج درانی صاحب پہ کرپشن کے الزامات ہیں اور اب وہ اگر ثابت ہو جاتے ہیں، ان کو پکڑا جا چکا ہے، تحقیقات ہوں گی، ان کو خود بھی تعاون کرنا پڑے گا، خود بھی بتائیں گے، نہیں بتائیں گے تو نیب والے گلوا لیں گے کہ بھائی صاحب اتنی کرپشن یہ چیزیں کہاں سے کی گئیں، آمدنی آپ لوگوں کی ہوتی نہیں، اثاثہ جات آپ لوگوں کی آمدنی سے بھی 10 گنا 20 گنا ایون 100 گنا 100 ٹائم زیادہ ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ لوگ کون سے پاکستان میں رہتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو روٹی کپڑا مکان نہیں ملتا، لیکن آپ لوگوں کے اس پاکستان میں آمدنی سے زیادہ اثاثہ جات ہوتے ہیں۔ شور آپ لوگ ایسے مچاتے ہیں، لیکن جب تھر کی صورتحال کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں ناظرین، تھر کانپ رہا ہے، تھر میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اس وقت شور مچانے آپ لوگ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ آپ لوگ تب ایک کیوں نہیں ہو جاتے ہیں؟ جب آپ میں سے کسی کی کرپشن پکڑی جاتی ہے اور اس کو گرفتار کیا جاتا ہے تو آپ لوگ شور مچانے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اگین آئی ووڈ سے کہ 10 سال ہو گئے، گٹر کے ڈھکن تو لگوا دیں، گٹر تو ڈھک دیں، جس کو مین ہولز کہا جاتا ہے، کھلے مین ہولز جہاں چلتا چلتا مین ہی گر جاتا ہے۔ اور اس وقت آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ مقدس یہ جو ایوان ہے جہاں پہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ جیسے آغا سراج درانی سے مقدس ہی کہہ دیتی ہوں، بھئی آغا سراج درانی صاحب جیسے مقدس لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سندھ کے عوام ہیں، ان سے ووٹ لے کر سراج درانی صاحب جیسے تمام لوگ یہاں پر آتے ہیں، اپنی اپنی کرسیوں میں آ کے بیٹھتے ہیں اور پھر وہاں پہ بیٹھ کے آپ لوگ جو نان ایشوز ہوتے ہیں ان کو ایشوز بنا دیتے ہیں۔ جس طرح ایک سپیکر گرفتار ہو گیا تو پوری پیپلز پارٹی روڈ پر آ کر بیٹھ گئی، پوری پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہمیں تو سڑکوں پر آنا پڑا، ہم آ جائیں گے۔ کاش یہ رویہ آپ لوگوں کا عوام کے لیے بھی ہوتا، یہ ڈوئل سٹینڈرڈز نہ ہوتے کہ اپنی گرفتاریوں پر آپ لوگ ایسے شور مچاتے ہیں اور عوام رو رہی ہے، عوام ترس رہی ہے اسی نعرے کو، روٹی کپڑے مکان کو، جو نعرہ لگا کے ووٹ لیتے ہیں، عوام اسی روٹی کو، اسی کپڑے کو، اسی مکان کو ترس لی۔ کاش عوام کی جتنی محرومیاں ہیں وہ دور کرنے کے لیے بھی آپ لوگ روڈز پہ آنے کی باتیں کرتے، کاش آپ آ کے اچھی پلاننگ کرتے، عوام کے لیے بھی کچھ سوچتے اور عوام کے لیے بھی کچھ کرتے، لیکن آپ لوگوں نے صرف اپنی کرسیوں کے لیے سوچا، آپ لوگوں نے صرف اپنی وزارتوں کے لیے سوچا اور آپ لوگوں نے صرف اپنے عہدوں کے لیے سوچا اور آپ لوگ صرف اور صرف آنے والی نسلوں کے لیے بھی سوچیں گے کہ کسی طرح آپ کی وزارتیں، آپ کی کرسیاں، آپ کے عہدے جو آپ نے انجوائے کیے اس پاکستان میں، کسی طرح آپ کے آنے والے بچے، آپ کی نسلیں جو بچے دنیا میں ان کے لیے بھی پلاننگ کر لیں گے آپ کہ کسی طرح ان کے لیے بھی یہی عہدے اور یہی عیاشیاں آپ لوگ پلیٹ میں ڈال کے ان بچوں کو سرو کر دیں۔ ایک اور کلپ ہے ذرا ناظرین یہ ملاحظہ کیجئے گا مولا بخش ڈانڈیو صاحب کا۔ مولا بخش ڈانڈیو صاحب لیکن آدھی بات کر دی آدھی چھپا لی۔ بے شک جن لوگوں نے حکومت کی اور حکومت کرتے ہوئے عوام کو کچھ ڈیلیور نہیں کیا، عوام کو بھول گئے، ٹھیک کہا آپ نے، لیکن آپ نے مشرف صاحب کی اگزامپل دی، آپ نے ضیاء الحق صاحب کی اگزامپل دی، آپ محدود ہو گئے ان لوگوں کی اگزامپل دیتے ہوئے۔ آصف علی زرداری صاحب کو کیوں بھول گئے؟ انہوں نے بھی عوام سے 5 سال لیے تھے جب وفاقی حکومت ان کو ملی تھی، کیا کیا انہوں نے وفاق میں، کیسے کارنامے سر انجام دے کے چلے گئے؟ ابھی بہت زیادہ پرانی بات تو نہیں، ابھی کی بات ہے، 2008 میں آئے تھے، پیچھے سے ریورس گیئر لگا کے، میرے خیال سے مر کے 10.5 سال نہیں بنتے 2008 کو۔ آپ جب بات کریں گے 11 سال چلے بن جائیں گے، آپ لوگوں نے 11 سال پہلے جب آپ آئے اور چھوڑتے ہوئے تو 5 سال کے بعد گئے نا آپ، یعنی آپ کی حکومت کو گئے ہوئے کچھ 6 سال ہو گئے وفاق میں، اور سندھ میں تو ماشاءاللہ آپ لوگ چپکے ہوئے ہیں، سندھ کو تب اپنا دوسرا گھر کہتے ہیں، لیکن نہ وفاق میں آپ نے ڈیلیور کیا نہ آپ نے سندھ میں کچھ ڈیلیور کیا، اور عوام نے آپ کو بھی تسلیم کرنے سے، دوبارہ ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا انتخابات میں۔ اب آپ لوگ صرف صوبائی حکومت تک محدود ہو کے رہ گئے، آپ لوگوں کو وفاق میں کوئی گھاس نہیں ڈالتے۔ ووٹرز نواز شریف صاحب نے بھی تو 3 بار حکومت کی تھی نا، ان کا ذکر بھی کریں، 3 بار ایک شخص کو وزارت عظمیٰ کا قلمدان ملا، اس سے زیادہ کیا خوش نصیبی ہو اس کی، لیکن اس سے زیادہ کیا بد نصیبی اس عوام کی کہ اس شخص نے 3 بار بھی وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھ کے جھولے لیے، عیاشیاں کی، چپکا رہا، لیکن عوام کے لیے کچھ نہ سوچا نہ کچھ ڈیلیور کیا۔ 18 کے انتخابات میں عوام نے ان کو بھی مسترد کر دیا اور آپ کو بھی مسترد کر دیا، اور تبدیلی والوں کو، یعنی نئے لوگوں کو چانس دینے کی کوشش کی۔ اینڈ مارک مائی ورڈز، اگر یہ تبدیلی والے بھی ڈیلیور نہیں کر پائیں گے تو یہ عوام اگلے انتخابات میں ان کو بھی ریجیکٹ کر سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ اب اپوزیشن میں بیٹھ کے آپ لوگوں کو اتنا خیال آ گیا ہے نا اپنی سیاست چمکانے کا، تو پھر اچھے کوئی آئیڈیاز لے کر آئیں قانون سازی کے لیے۔ آپ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں، پاکستان کے لیے کچھ کریں تاکہ ہو سکتا ہے کہ اگلا موقع آپ کو دوبارہ مل جائے۔ قسمت تو کسی پہ بھی مہربان ہو جاتی ہے نا۔ اور 11 سال کا دور آپ مشرف صاحب کا، کبھی 9 سال کا دور یاد کرتے ہیں، کبھی آپ 10 سال کا دور ضیاء الحق صاحب کا یاد کرتے ہیں، کبھی آپ لوگ کسی کو یاد کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ڈکٹیٹرز نہیں بھولتے ہیں، آپ لوگوں نے ڈکٹیٹرشپ کو تو ایگزامپل میرے خیال سے آپ لوگ ہیں، کیونکہ جمہوریت کے بارے میں سنا ہے کہ جمہور میں سے نکلا ورڈ جمہوریت، یا جمہوریت میں سے نکلا ورڈ جمہور، کان کہیں سے بھی پکڑ لیں، جمہور ہوتا ہے عوام، یعنی آپ، میں، ناظرین، ہم،
और इन्होंने जमहूर को एक कॉर्नर पे लगा दिया। मैं अक्सर कहते हैं ना पंजाबी में खुड्डे लाइन लगा देना, जमहूर को कहा खुड्डे लाइन, वो जाके बैठ जाओ, खबरदार जो हमसे सवाल किया, खबरदार जो हमसे पूछा। आज बल्ले वाली गवर्नमेंट थोड़ी सी बेहतर मुझे इसलिए लगती है कि एटलीस्ट हम सवाल पूछते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर से भी सवाल पूछते हैं कि आप एक गरीब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप गरीब ही होंगे, अमीर नहीं हो सकते, अयाशियाँ नहीं कर सकते। यहाँ पे अवाम जितनी अयाशी करेगी, यहाँ पे वुज़रा और उनके ऊपर वज़ीर आज़म और जो सदर हैं तमाम बड़े भी उतनी ही अयाशी करेंगे। अगर अवाम नहीं करेगी तो फिर उनको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपने पेट पर। अब लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। नाजरीन, पहली हुकूमत आई है जिसमें अपोजिशन समेत हुकूमत के भी अरकान की गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं और हम आए रोज़ देख रहे हैं। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने अपने वज़रा को साफ अल्फाज में मना कर दिया था कि नैब पर ज़्यादा बात नहीं की जाए। इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि किसी को NRO नहीं मिलेगा, और NRO की आसान तारीफ अगर आपको बताएं तो ये सिर्फ मुजरिमों के लिए एक फ़रार का रास्ता हम कह लें। यानी जो मुजरिम है जिसने करप्शन की है वो इमरान खान साहब से मुतालिबा करे, उस पर तमाम मुकदमात जो कायम मुकदमात का ख़ात्मा किया जाए, जिसके बदले में वो क्या करेगा, खामोशी इख्तियार कर लेगा, या हुकूमती कामों में मुदाखलत कभी नहीं करेगा, या कोई मुश्किल पैदा नहीं करेगा, या फिर बैरून मुल्क चला जाएगा जैसे नवाज शरीफ साहब चले गए। सवाल ये है कि NRO दिया जा रहा है या फिर नहीं। हुकूमत तो NRO देने के मूड में नज़र बिल्कुल नहीं आती है, तो फिर NRO दे कौन रहा है, ये बड़ा और गहरा सवाल है। क्या स्पीकर कौमी असम्बली, क्या पार्लियामान का फिर से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, एक बार फिर पार्लियामेंट को अपने मुकदमात के दिफा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? ऐसे सवालात हमारे जहन में गर्दिश करते हैं। सबसे पहली बड़ी गिरफ्तारी की अगर हम बात करें तो वो थी शहबाज शरीफ साहब की, यानी एक्स खादिम आला पंजाब की गिरफ्तारी। शहबाज शरीफ साहब को नैब गिरफ्तार करता है। गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए जाते हैं और उन पर ये मेहरबानी करते हैं कौमी असम्बली के स्पीकर जनाब असद कैसर साहब। वैसे बड़े मासूम दिखते हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मिलना था जी। शहबाज शरीफ साहब जेल से बाहर आ जाते हैं। 5 अक्टूबर 2018 को शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार होते हैं और 14 फरवरी 2019 ज़मानत हो गई। बज़ाहिर ये 132 दिनों की कैद थी और 64 दिन नैब हिरासत में। गो कि इसमें भी असम्बली इजलासों में आए गए, लेकिन नैब रिमांड ख़त्म हुआ तो सिर्फ 5 दिन कोच लखपत जेल में, बाकी 63 दिन मिनिस्टर कॉलोनी के बंगले में फिजियोथेरापियाँ करवाते रहे। और इसी दौरान एहतसाब अदालत ने 5 बार तलब किया, मगर कभी कमर में दर्द, कभी सूजी हुई टांग, कभी तबीयत की नासाजी, एहतसाब अदालत मुँह ही तकती रह गई। ये भाग भाग पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सदारतें फरमाते रहे, कौमी असम्बली में तकरीरें भी झाड़ते रहे अपने मखसूस अंदाज में, और अब उनकी ज़मानत मंजूर हो चुकी है। स्पीकर कौमी असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर पर शेख रशीद साहब ने भी कुछ गुफ्तगू की है, इज़हार ख्याल किया है, क्या था उनके दिल में। शेख रशीद साहब की एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो दिल में होता है वही ज़बान पे होता है और कह देते हैं। शेख साहब का क्लिप ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। तो फिर सवाल स्पीकर कौमी असम्बली पर ही उठता है कि उन्होंने क्यों शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी थे। ना सिर्फ शहबाज शरीफ के बल्कि ख्वाजा साद रफीक साहब के भी प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए गए थे। फिर नैब की तहकीकात कैसी, फिर तफ्तीश कैसी? अगर ये लोग इसी तरह प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर रिहा होते रहे तो फिर मुकदमा कैसा? इमरान खान साहब, क्या ये NRO की एक शक्ल नहीं है? लाजमी सी बात है कि गिरफ्तार होंगे, प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी किए जाएंगे, जेल से बाहर हो जाएंगे, फिर क्या नैब और क्या नैब की तहकीकात, नैब मुकदमा साबित नहीं कर सकेगा और ये लोग बाइज्जत बरी, केस ख़त्म। क्यों ये तमाम अफराद इस तरह आज़ादाना घूम रहे हैं? हम ये सवाल पूछते हैं। करप्शन के संगीन इल्ज़ामात के बावजूद इन अफराद को कोई पूछने वाला नहीं। ये तो हर गिरफ्तारी पर इसी किस्म का वावेला मचाएंगे, शोर करेंगे। तो क्या इनकी हर बात आप लोग मान लेंगे?
इमोशनली ब्लैकमेल होंगे आप इनसे? क्या कल ये आगा सिराज दुरानी साहब को जब गिरफ्तार किया गया उनके भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए, क्योंकि आज पूरी पीपल्स पार्टी ने एहतजाज का माहौल बनाए रखा, जमहूरियत को खतरे में डाल दिया। कुछ अफराद की तो समझ में नहीं आ रहा कि आगा सिराज दुरानी साहब को आखिर गिरफ्तार क्यों किया गया। बहुत ही मासूम शख्सियत थे, कोई गुनाह, कोई गलती, कोई करप्शन तो कर ही नहीं सकते थे। मंजूर वसान साहब, जिनको ख्वाब आ जाता है पहले ही, जिन्हें पहले ही इशारा मिल जाता है कि आखिर क्या होने जा रहा है, इस बार उनको भी समझ नहीं आया कि आगा सिराज दुरानी साहब को गिरफ्तार क्यों किया गया। वसान साहब का क्लिप चलाइएगा रजा। मंजूर वसान साहब, ये सिंध कार्ड आप लोग आखिर कब तक खेलेंगे? मेरा आपसे सिंपल सा सवाल। इस मुल्क में यही तो होता रहा है नाजरीन। पिछले 70 सालों से अगर हम बात करें, मुख्तलिफ हुक्मरान मुख्तलिफ कार्ड्स रख कर हुकूमत में आते रहे। किसी ने पंजाबी कार्ड दिखाया और वोट ले लिया, हमदर्दियाँ समेट ली। किसी ने मुहाजिर कार्ड के नाम पर कराची को तबाह और बात करके रख दिया। किसी ने बलोच कार्ड का सही टाइम पर सही इस्तेमाल किया। किसी ने पख्तून कार्ड खेला और कौम को हमने देखा कि इन सियासतदानों ने कौमियत का यरगमाल बनाकर पाकिस्तानियत से दूर कर दिया। कौमियत का यरगमाल बना के, बड़ी गहरी बात है, गौर से सुनिए, पाकिस्तानियत से दूर कर दिया। कौम को ये सोचने नहीं दिया गया कि वो एक कौम है। मैं पंजाबी नहीं हूँ, कोई सिंधी नहीं है, आप बलोची नहीं, आप पख्तूनी, हम पाकिस्तान हैं, हम पाकिस्तान हैं। मैं तो अपने प्रोग्राम का आगाज यहाँ से करती हूँ कि मैं हूँ डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूँ पाकिस्तान। हालांकि मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, लाहौर में रहती हूँ, मैं पंजाबी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। मुझे अपने पाकिस्तानी होने पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। मैं पंजाबी नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तानी कौम अगर हम बात करें तो आप लोगों ने उनके अंदर ये कॉम्प्लेक्स भरा है, जो तमाम सूबों का ये कॉन्सेप्ट आपने इंट्रोड्यूस करवाया। सिंध में 10 साल से आप लोग हुकूमत कर रहे हैं, आप लोगों ने एहसास से महरूमी ख़त्म क्यों नहीं किया? मंजूर वसान साहब, मैं आपसे पूछती हूँ, आपकी पीपल्स पार्टी से, आज भी सिंध में सैलाब आए तो जो फसल 10 साल पहले उस सैलाब की जद में आती थी, आज भी उसी तरह जद में आती दिखाई देती। ये हैं चेंजेस, ये हैं तब्दीलियाँ जो 10 साल, एक डिकेड के बाद भी आप नहीं ला सके। आज भी वही इलाके डूबते हैं, उतना ही नुकसान होता है जितना पहले होता रहा। क्यों इन 10 सालों में आप सिंध से एहसास से महरूमी ख़त्म नहीं कर सके? सिंध से महरूमियों का खात्मा आपने क्यों नहीं किया? क्यों आज तक सिंध के अवाम को एहसास से कमतरी से आप लोग बाहर नहीं निकाल सके? आगा सिराज दुरानी साहब की गिरफ्तारी से सिंध के अवाम में महरूमी बढ़ जाएगा। ये आपके पुराने टैक्टिक्स हैं मंजूर वसान साहब, इदारों को धमकाने के आप लोगों के पुराने टैक्टिक्स, हरबे जो आप हर दिन हर रोज इस्तेमाल करते हैं, इदारों को ब्लैकमेल करते हैं। और सिंध हो, इस्लामाबाद हो, पिंडी हो, कराची हो, मुल्जिम होता है। इस ज़मीन के किसी भी हिस्से से गिरफ्तार हो जाए वो मुल्जिम ही होता है। ये इदारों पर इल्ज़ाम तराशी खुदा का वास्ते, अल्लाह का वास्ते बंद कर दें। अपनी नाकाम सियासत की वजह से सिंध कौम को तकसीम करने की कोशिश अब बंद कर दें। थक जाइए, बहुत हो गया, अब ऐसे नहीं चलेगा। ये सिंध कार्ड का इस्तेमाल आप लोग बहुत कर चुके। इस सिंध कार्ड और भुट्टो कार्ड की वजह से ही आप लोग आज भी सिंध में मौजूद हैं, लेकिन अब इन कार्ड्स की एक्सपायरी डेट नज़दीक आ चुकी है, एक्सपायर होने वाले हैं, बल्कि मुझे लगता है हो चुके हैं। अब आपको सिर्फ एक कार्ड की ज़रूरत है जो आपके काम आ सकता है, वो है आपकी कारकर्दगी का कार्ड, परफॉर्मेंस का कार्ड इस्तेमाल कीजिए सर जी। सिंध में तरक्की को फ़रोग दीजिए, प्रैक्टिकली काम करें सूबे के लिए। फिर इन गैर ज़रूरी और गैर मयारी हरकतों की आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो आप इस क्लिप में कर रहे हैं। क्लिप मुलाजा कीजिए, एनालिसिस शुरू करो। मंजूर वसान साहब, मोहतरमा जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब है ना, उनका तो नाम भी आप लोग ना लिया करें, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरा ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। ना भुट्टो आपका नाम आपके मुंह से अच्छा लगता है, बहुत ग्रेट लीडर थे भुट्टो साहब, और आज तक मरने के बाद भी उनका नाम कैश हो रहा है। सोच लें कि कितने ग्रेट लीडर थे कि आज तक उस लीडर का नाम आप इस्तेमाल करते हैं, और वो जो बीबी हैं उनके कातिलों को आप अपने 5 साल वफाकी हुकूमत के दौर में भी नहीं पकड़ सके। उनके अपने शोहर, जिनको मरहूमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की वसीयत ने सदर बना दिया था, सियासत में उनको बड़ी कुर्सी मिल गई थी, वो भी आज तक नहीं पकड़ सके। दावा करते थे कि मैं जानता हूँ कातिलों को, पकड़ ना सके। अच्छा जी, उस सूबे की मेरे ख्याल से मैं क्या करूँ, मुझे तरस आ रहा है इस टाइम पे अवाम पर, क्योंकि हम तमाम पाकिस्तानी हैं। जब सिंध के हुकूमत के ये तर्जुमान इस टाइप के होंगे तो फिर सिंध में ये सब कुछ होगा ना नाजरीन जो हो रहा है, सिवाय तकसीम के। और हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे जब ऐसे लोग मंडला रहे होंगे वहाँ पे?
खुले आम और माइक्स रखे होंगे, इनके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो दिल में आएगा बोलेंगे। सिंध में किस तरह यकजहती कायम हो सकती है, सिंध से किस तरह एहसास महरूमी दूर हो सकता है, जब ये लोग खुद ही सिंध के अवाम को ये बताते रहे कि सिंध का बंदा इस्लामाबाद में गिरफ्तार हो तो साजिश हो रही है। इनकी सियासत पर सिवाय अफसोस के और सर पीटने के कुछ नहीं किया जा सकता। आज पीपल्स पार्टी को सिवाय सिंध कार्ड के कुछ नज़र नहीं आता दूर दूर तक, क्योंकि मुकदमात खुल रहे हैं और पहली बार मुकदमात ऐसे खुल रहे हैं जिनका अंजाम तक नहीं पता है, जिनका फैसला मेरिट पर किया जाएगा। कोई जज आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, बिकने के लिए आप रेट नहीं लगा सकते किसी जज का कि कितने पैसों में बिकोगे। इसलिए आज पूरी पीपल्स पार्टी को सिंध का एहसास महरूमी याद आ रहा है। इसलिए आज पूरी पीपल्स पार्टी कह रही है कि जमहूरियत खतरे में है। जी नाजरीन, जमहूरियत एक बार फिर खतरे में है। जमहूरियत उस वक्त भी खतरे में थी जब हमने देखा कि पैनामा का स्कैंडल मंजर आम पर आया था। जमहूरियत अब भी खतरे में है क्योंकि स्कैंडल सामने आ चुका है। और कल पंजाब में एहसास महरूमी बढ़ रहा था क्योंकि नवाज शरीफ साहब पे मुकदमा चल रहा था। आज सिंध में एहसास महरूमी बढ़ रहा है क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब पर मुकदमा चल रहा है। मंजूर वसान साहब की तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा, लेकिन फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा को पीपल्स पार्टी के रवैये की वजह समझ आ गई है। बड़ी अच्छी तरीके से वो जानती हैं इनको क्या कह रही हैं, आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि आगा सिराज दुरानी, जो शायद दुनिया में आए ही इसलिए थे कि सिंध असम्बली के स्पीकर बने, या स्पीकर सिंध असम्बली का ओहदा ही उनके लिए वजूद में आया था कि आगे ओहदा वजूद में बना दें, जिनको स्पीकर चिपका दें कुर्सी के साथ। उनकी गिरफ्तारी पर पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली को भी यरगमाल बना लिया। यानी एक बार फिर मेरा और आपका पैसा, हमारा पैसा, आवाम के टैक्स का पैसा ज़ाया कर दिया गया। क्यों? क्योंकि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। छोटा मोटा शख्स नहीं था, कुर्सी के साथ चिपकने वाला ये स्पीकर था। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। खुर्शीद शाह साहब, जो खुद को बड़ा तहम्मुल मिजाज का बंदा समझते हैं, ये कहते हैं बड़ा तहम्मुल मिजाज हूँ, शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी में कई हकाइक को ही घोल कर गए। क्या हुआ था ये ज़रा झलक मुलाहिजा कीजिए। खुर्शीद शाह साहब ने, आपने देखा इतनी लंबी फहरिस्त तो गिनवा दी, लेकिन फहमीदा मिर्ज़ा को भूल गए या फिर नज़रअंदाज कर दिया। सही पूछ रही थी वो कि मैं भी स्पीकर और खातून स्पीकर रही। अच्छा जी, क्या फहमीदा मिर्ज़ा कौमी असम्बली की स्पीकर नहीं थी? सर, आप तमाम अफराद ने पार्लियामेंट को ज़रा गौर से सुनिएगा, आप तमाम लोगों ने पार्लियामेंट को आवाम के लिए नहीं बल्कि अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। आप तमाम अफराद उस वक्त पार्लियामेंट को चलने देंगे जब बात आपकी मर्ज़ी की, आपकी मंशा की जाएगी, आपसे पूछ के की जाएगी, आपसे इजाज़त लेके की जाएगी। जब संगीन मुकदमात में मतलूब को आपके शोर मचाने पर प्रोडक्शन ऑर्डर दिए जाएंगे, आप लोग तब इस पार्लियामेंट को आराम से सुकून से चलने देंगे। इतने सीनियर सियासतदान हैं आप, और आपने फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा को बात तक ना करने दी। ये है आपकी सीनियरिटी। लेकिन फहमीदा मिर्ज़ा ने फिर भी अपनी बात को मुकम्मल किया और कौमी असम्बली में उन्होंने जो बात की और आपने नहीं करने दी ना, ये ज़रा क्लिप मुलाहिजा कीजिए कि उनका क्या कहना था। सिंध में रहने वाला वो सिंधी जो आसिफ अली जरदारी की हिमायत करेगा वही सिंधी होगा, वही सिंधी कहलवाएगा। वरना तो जितने भी सिंधी सिंध में रहते हैं जो आसिफ अली जरदारी से मुखालिफत रखते हैं, ना उनको सिंध में रहने का कोई हक है और ना ही वो सिंधी कहलाने के लायक है। खुर्शीद शाह ने तमाम कौमी असम्बली के स्पीकर्स की फहरिस्त गिनवा दी, लेकिन नाम नज़रअंदाज कर दिया उस खातून का जिनका ताल्लुक भी सिंध से है, जो पहली खातून स्पीकर बनी। बड़े एजाज़ की बात है। सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली फहमीदा मिर्ज़ा सिंध के तर्जमानों ने नज़रअंदाज कर दी, क्योंकि जो उनके हक़ में बात करे वो वफ़ादार, और सिंध का भी वही वफ़ादार, इनका भी वही वफ़ादार। जो इनके खिलाफ बात करेगा या इनसे इख्तलाफ करेगा, इनको आईना दिखाएगा, वो गद्दार, इनका भी और सिंध का भी। आसिफ अली जरदारी साहब भी कुछ इसी तरह के ख्यालात का इजहार कर रहे थे एक ऐसे शख्स के लिए जिसका ताल्लुक भी सूबा सिंध से है, और सूबा सिंध पे ये लोग बुरा जुबान हैं, चिपके हुए हैं। सोचा नहीं सिंध के बारे में कभी। ज़रा एक क्लिप मुलाहिजा कीजिए, इनके ख्यालात मुलाहिजा कीजिए। मंगी साहब हैं ये, जिनका ताल्लुक सिंध से है और वो सिंधियों को गिरफ्तार करें, ये कहना है आसिफ अली जरदारी साहब का, क्योंकि मंगी साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब के आशीर्वाद के तले काम करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। ये वही मंगी साहब हैं जो नवाज शरीफ के मुकदमे में बनने वाली जो JIT थी उसका हिस्सा थे, लेकिन उस वक्त यही मंगी साहब
जरदारी साहब को बहुत अजीज थे, बहुत अच्छे लगते थे। आज जरदारी साहब ने सिंध कार्ड खेलना शुरू कर दिया और उनकी देखा देखी पूरी पीपल्स पार्टी ने शोर ववेला मचाना शुरू कर दिया कि सिंध के साथ तो ज्यादती हो रही है। सर, मंगी सिंधी नहीं, फहमीदा मिर्जा सिंधी नहीं है, आप होते कौन है सिंधियों को सर्टिफिकेट बांटने वाले? कल नवाज शरीफ ने शेख मुजीबुर रहमान की तारीफ की तो आपने उनको मुल्क दुश्मन करार दिया था ना। क्या क्या कहना था आपका, क्या किया था जी? शेख मुजीबुर रहमान ने यही किया था कि कौमियत का कार्ड इस्तेमाल किया था। आज आपके खिलाफ मुकदमात खुल रहे हैं और आप समेत आपकी पूरी टीम यही कार्ड इस्तेमाल करी। वही गलती जो उन्होंने की वो आप करें तो जुर्म का ताल्लुक किसी मजहब से, किसी फिरके से, किसी रंग से, किसी नस्ल से, किसी तबके से नहीं होता है। जुर्म सिर्फ जुर्म होता है, मुजरिम सिर्फ मुजरिम होता है। नवाज शरीफ ने 30 साल पंजाब पर हुकूमत की, सबसे ज्यादा पंजाबियों को ही लूटा। हर मंसूबे में करप्शन, जनूबी पंजाब आज तक एहसास महरूमी का शिकार है। आपने सिंध पर हुकूमत की, 10 साल से कर रहे हैं। एहसास महरूमी बढ़ने का जिम्मेदार किसी और को कैसे करार दे सकते हैं आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ? जिम्मेदारी आप लोगों की है। आज सिंध में जितनी एहसास महरूमी है इसका सेहरा जरदारी साहब आपके सर जाता है, आपकी हुकूमत के सर जाता है, पीपल्स पार्टी के सर जाता है। पार्लियामेंट तो है ही मुकद्दस, लेकिन उसके तकद्दुस का ख्याल आप लोगों ने नहीं किया। आपने पार्लियामेंट को ज्यादातर किस लिए इस्तेमाल किया? फहमीदा मिर्जा की ज़बानी जरा सुन लीजिए अगर आपने मिस कर दिया। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि चलें, शुक्र है किसी ने इनको आईना दिखाया। जो करीब रहता है ना तो मेरे ख्याल से आपको आईना ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। और मैम, जहाँ पे आपने ये तीर चलाया ना, ये नश्तर यहाँ जाके लगे हैं दिल पे और दिमाग पे भी बहुत ज़्यादा लगे, तभी तो आपका नाम ये मिस कर जाते हैं। जो आईना दिखाएगा, जो जी हजूरी नहीं करेगा, जो उनके आशीर्वाद लेने से इनकार कर देगा, ज़ाहिरी बात है फिर उसका नाम तो ये भूल ही जाएंगे। फिर इतना तो बनता है ना दुखी दिल वाले शख्स के लिए। चलिए जी, अब भी माफ़ करें, बात को ख़त्म करते हैं। और अब आज की आखिरी बात मेरी नज़रों से बड़ी प्यारी गुजरी, सोचा आज आपके साथ शेयर करूंगी। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं। खानदानी बाजों की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम सेम चैनल, कल जुमे का दिन और पाक भारत टाकरा इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।